दोस्तों चैप्टर थर्ड पे आते हैं हम। इसके बाद जो है 26 से लेकर के 35 तक ये पावर्स ऑफ कोर्ट से डील करता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड मे बी ट्राइड बाई। ठीक है, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस ट्राई किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा, सेशन कोर्ट द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणी होना फर्स्ट शेड्यूल में दर्शित किया गया है। ठीक है, और एक प्रोविजो इसमें है जो कि 376 और 376 ए टू डी इसमें 2018 में और 13 में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जो ऑफेंसेस वहाँ पे जोड़े गए हैं 376 ए बी सी डी, फिर ए बी डी ए डी बी सारे। तो ये जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनमें जो ट्रायल किया जाएगा वो महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा मामला ट्राई किया जाएगा। फिर क्लॉज बी इसका बताता है कि किसी अन्य विधि के अधीन अपराध का विचारण जब उस विधि के अधीन निमित्त किया गया कोई न्यायालय उल्लिखित है, उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब हाई कोर्ट द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा उसका विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। सपोज दैट कोई अन्य लॉ है, जैसे कि मान लीजिए पॉक्सो हो गया या एनडीपीएस हो गया या कोई अन्य लॉ है, तो वहाँ पर अगर कोई स्पेशल कोर्ट बन रही है तो उसके अनुसार होगा, नहीं तो हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा या फिर फर्स्ट शेड्यूल में जिसके अनुसार दिया गया है तो उसके द्वारा किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, जो मेरे लास्ट वीडियोस थे, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट का गठन हो रहा है, उनके द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। सीआरपीसी वहाँ पर भी लागू हो रही है, लेकिन कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स वहाँ पे गठित हो रहे हैं। लास्ट वीडियोस में आपको बताया जा चुका है। फिर सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है, किशोरों के मामले में अधिकारिता, जुरिडिक्शंस इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। ठीक है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है ऐसे ऑफेंसेस का विचारण अगर किया जा रहा है तो वहां पर अगर 16 वर्ष से कम है किशोर जो है तो सीजेएम के द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा। मार्क कर लीजिएगा इसको, सीजेएम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 28 और 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर्स पूछी जाती हैं आपकी, कितनी किसकी पावर है। सेक्शन 28 में 3 लोगों का पावर दिया हुआ है। सबसे पहले हाई कोर्ट का है, फिर आपका आ जाता है सेशन जज का। ठीक है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ठीक, और फिर असिस्टेंट सेशन जज, सेशन जज, सेशन जज। ठीक, तो हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड हाई कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। सेशन कोर्ट भी कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, मृत्युदंड भी दे सकती है, लेकिन अगर वो डेथ पनिशमेंट दे रही है तो उसको हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म कराया जाएगा। क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। अच्छा हाँ, कंफर्म कराने के लिए भेजा कहाँ जाएगा, ये आपका चैप्टर 28 इसके लिए प्रोविजन करता है। चैप्टर 28 के सेक्शन 366 में भेजा जाता है। ठीक है, जब यह मृत्युदंड देगा सेशन जज या एडिशनल सेशन जज तो 366 में भेज दिया जाएगा और 368 में पावर दी हुई है उसको कंफर्म करे या सेट असाइड कर दे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट है इसी से 28 से 366 368 नोट कर लीजिएगा चाहे तो 28(2) पे। और असिस्टेंट सेशन जज कितना सजा दे सकता है, 10 ईयर्स तक कोई भी पनिशमेंट दे सकता है और फाइन कितना भी। ठीक, फिर आप आ जाइए सेक्शन 29, ये भी आपका 1 2 3, तो सीजेएम आ जाता है सबसे पहले, फिर जेएम फर्स्ट है और फिर जेएम सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो सीजेएम आपका 7 ईयर तक कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, 7 ईयर्स तक, फाइन कोई भी। जेएम फर्स्ट आपका कितना सजा दे सकता है और जेएम सेकंड, जेएम फर्स्ट आपका 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट है, 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट है जेएम फर्स्ट का, और जेएम सेकंड आपका 1 ईयर्स तक का पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, और ये 10,000 तक फाइन है और ये 5,000 तक फाइन है। ठीक है, तो ये हो गया पावर्स, सेक्शन 28 29 इसके बारे में डील करता है। ठीक, और 28(2) में जब आपका कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है, एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये मृत्युदंड दिया सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने, सबसे पहले 366 में भेजा जाएगा, 68 में कंफर्म होगा और सेक्शन 413 में इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए आप सेक्शन 30 पे।
हाँ, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, 29 क्लॉज 4 देख लीजिए कि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। सीएमएम और एमएम की पावर्स कहीं अलग से नहीं दी गई हैं। क्लॉज 4 जो है इसका वो आपका डील कर देता है कि सीएमएम इज इक्वल टू एमएम, ठीक, और नीचे क्या है आपका, आप एमएम इज इक्वल टू जेएम फर्स्ट, ठीक है, तो ये इक्वल है, ठीक। जैसे गंगाधर बराबर शक्तिमान आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, आता रहता था पहले, तो वैसे ही सीजेएम बराबर आपका एमएम है और एमएम बराबर आपका जेएम फर्स्ट है। 29(4) इसके बारे में डील करता है, ठीक है। आगे आ जाइए सेक्शन 30 पे, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अगर फाइन में कोई व्यतिक्रम हो रहा है तो वहाँ पे आपको कारावास का पनिशमेंट दिया जा सकता है, और कितना होगा, कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक नहीं होगा। और जो उसका क्लॉज 2 है वो बता रहा है कि इस धारा के अधीन 30 क्लॉज 2 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है, ठीक है। जो मुख्य दंडादेश होगा उसके अतिरिक्त हो सकेगा जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। उस धारा में 29 के अधीन हो सकने वाले अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा, ठीक। आगे आ जाइए 31 में, अगर सपोज दैट सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, ठीक है। तो 31 सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर एक से अधिक ऑफेंसेस का ट्रायल हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सेंटेंस हैं वो जनरल नियम क्या है कि वो कॉन्सिक्यूटिवली जो है एक के बाद एक हो गए जाएंगे, कि एक सेंटेंस खत्म हो रहा है एक उसके बाद। लेकिन अगर कोर्ट मेंशन कर देती है, लास्ट लाइन आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि दैट वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली, तो वो एक साथ भी भोगे जा सकते हैं, वैसे एक के बाद एक पनिशमेंट दिया जाएगा। 31 क्लॉज 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 क्लॉज 2 आप देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, ठीक है। 31 क्लॉज 2 आपका बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई मामला ऐसा आ जाता है कि जैसे उसको पावर देने, जो पनिशमेंट देने का जो प्रोविज़न है उससे अधिक अगर सज़ा देनी है, कुछ ऐसा मामला अगर आ गया है, तो क्या वहाँ पे वो सज़ा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो 31(2) यही बता रहा है कि अगर न्यायालय एक अभियुक्त पर एक ही विचारण में अधिकतम कितना दंड दे सकता है। तो उसमें दो चीज़ें दी हुई हैं कि वो मजिस्ट्रेट अगर जैसे मान लीजिए सीजेएम है, ठीक है, तो उसको कितना 7 ईयर तक पनिशमेंट दे सकता है। क्या 7 ईयर से ऊपर आएगा तो क्या वो नहीं दे पाएगा, दे सकता है, उसको भी पनिश करेगा, लेकिन दो कंडीशन का फुलफिल होना चाहिए। 31 क्लॉज 2 में दी हुई हैं आपकी ए और बी, कि उनमें व्यक्ति को 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम 14 साल तक दे सकता है, और जो उसका पावर है पनिशमेंट देने का उससे दुगना नहीं होगा, ठीक। सीजेएम जैसे 7 साल तक दे सकता है, तो वो अगर जोड़ योग बन रहा है 14 तक का तो दे देगा, ऊपर वाला भी फुलफिलमेंट हो रहा है, नीचे वाला। जेएम फर्स्ट आपने पढ़ा कि वो 3 साल तक का दे सकता है, तो वो दुगना और 14 दोनों, तो वो मैक्सिमम 6 तक का पनिशमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये कह रहा है। और 31(3) क्या कह रहा है कि सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजनों के लिए क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। उस पूरे पनिशमेंट को अगर अपील किया जा रहा है तो अपील कहाँ पे लाई करेगी, इस प्रयोजन के लिए उसको एक दंडादेश माना जाएगा। 32 आपका जो है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनके नाम और पद के अनुसार दी जाएंगी। 33 जो है आपका पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड है, ठीक है। शक्तियों को वापस लेना है, विड्रॉल ऑफ पावर्स है 34 में, ठीक है। उसका क्लॉज 2 थोड़ा देख लीजिएगा कि सीजेएम या डीएम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई, वही वापस लेगा जिसने दिया है। फिर 35 पे आ जाइए, पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस, ठीक है। तो इसका थोड़ा क्लॉज 3 देख लीजिएगा कि सक्सेसर किसका कौन सा होगा। अगर जेएम के संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि उसका सक्सेसर कौन है, तो सीजेएम व ईएम के संबंध में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संबंध में अगर प्रश्न उठता है कि उसका सक्सेसर कौन होगा, तो डीएम निर्धारित करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मामला है तो डीएम बताएगा इनका उत्तरावर्ती कौन होगा,
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मामला होगा तो सीजेएम बताएगा इनका उत्तरवर्ती कौन होगा। दोस्तों आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि सेक्शन 36 से 40 तक आपका डील करता है। 2 क्लॉज में डिवाइड है। क्लॉज उसका जो ए है, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस है, सेक्शन 36। वो यही बता रहा है कि एसएचओ के ऊपर का कोई भी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वो उस जुरिस्डिक्शन में जा करके जो एसएचओ पावर एक्सरसाइज कर सकता है वो वही सेम पावर, सपोज दैट आपका एसपी, आईजी, डीआईजी कोई पहुंच जाए तो वो वही पावर एक्सरसाइज करने की उसको पावर है जो कि एसएचओ एक्सरसाइज कर सकता है। 36 केवल इतना ही रहता है। क्लॉज बी आ जाइए, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, एड टू द मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि पब्लिक वेंट टू असिस्टेट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, कि पब्लिक जो है जनता का मजिस्ट्रेट और पुलिस की को सहायता करेगी, मैंडेटरी है यहाँ पर, ठीक है, बाउंड है जनता। कब है, उसमें भी कंडीशंस हैं कि निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता करेगी। 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर इज authorized। क्लॉज बी आ जाता है आपका कि वो कहता है कि परिशांति भंग का निवारण या दमन, अथवा क्लॉज 3 आ जाता है कि रेलवे, कैनॉल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर जो है क्षति पहुंचा रहा है तो इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन है तो जब आम जनता जो है मदद करेगी उसको अरेस्ट करने में। हाँ, और अगर मदद करने से मना कर दे, बाउंड है, तो पनिशेबल है। आईपीसी जब सेक्शन 187 आप देखेंगे तो इसको वहाँ पे पनिश किया गया है कि अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है तो वहाँ पे व्यक्ति को पनिश भी किया जाएगा। सेक्शन 38 पे आ जाइए, पुलिस अधिकारी से भिन्न, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, एनी अदर पर्सन में एड, यहाँ पे कर सकता है, अगर कोई अन्य व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है तो मदद कर सकता है, बाउंड नहीं है, ठीक है, और बाउंड नहीं है तो पनिशेबल नहीं है, ठीक। 39 पे आ जाइए आपका, कुछ अपराधों की इत्तिला जनता द्वारा दिया जाना। तो इसमें कुछ कई सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं। क्लॉज 1 इसका थोड़ा देख लीजिए, 1-2 बार पूछ दिया गया है, 121 से 26 हैं, और 143, 144 ये कुछ ऑफेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा 1-2 देख लीजिएगा। फिर आप आ जाइए ग्राम के मामलों में इत्तला, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, इसका जो क्लॉज 2 है, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है क्लॉज 2 में कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत, ठीक है, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है, यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, वो भी इसमें इंक्लूड है। 40 में आ जाइए, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो जो ग्राम के मामले हैं, ठीक है, किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेगा। अगर ग्राम के संबंध में कोई इत्तला है तो उसको तत्काल संसूचित किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब इसके आगे जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, जो कि सेक्शन 41 से लेकर के 60A तक डील करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 41 इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, दिया हुआ एनी पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो कि उसको वहाँ पे गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लाइन से आप देखिएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, सबसे पहला है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। सी इसकी बात करता है, ये आप मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, सिप्सो डेरा एक इसका एक शॉर्ट टर्म है याद करने का, कि सबसे पहले क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट क्लॉज बता रहा है कि संज्ञेय अपराध अगर किया है, ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि बिलो 7 ईयर या अबव 7 ईयर, कि अगर वो टेम्पर कर रहा है एविडेंस को या समुचित अन्वेषण में छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ अंदर चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे तो अगर वो जिसके विरुद्ध जानकारी प्राप्त हुई है, संज्ञेय अपराध किया है, या आगे क्लॉज सी में आप देखिए, फिर वहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर, ठीक है, इसमें आपका पी में प्रोक्लेम्ड अफेंडर है। फिर अगला क्लॉज आ जाता है स्टोलन प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, या फिर ऑब्स्ट्रकल्स पहुंचाता है, पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचा रहा है, क्लॉज ई में देखिएगा, या फिर सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है, डिजर्टर है,
ठीक है। या फिर अगला नेक्स्ट देखिए क्लॉज जी की उसके आपके प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अधीन है, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन संबंधी विधि के अधीन है। या फिर उसके आगे आ जाइए आपकी सिद्ध दोष होते हुए 356 क्लॉज 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है क्लॉज एच। 356 क्लॉज 5 क्या है कि अपना निवास स्थान उसने बदल दिया है और इन्फॉर्म नहीं किया है, ठीक है, तो ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसके अलावा आपका वो बिना किसी असंज्ञ अपराध के मामले में अगर परिवाद किया जा रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है, तो उसके ऐसे संबंध रहने के संबंध में युक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा, 41 में ये तो आपकी कंडीशन हो गई कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी, ऑब्स्टकल्स पहुंचा आ रहा है, डिजर्टर है, एक्स्ट्राडिशन संबंधी विधि के अधीन है, या रिक्विजाइट प्राप्त हुआ अपने सीनियर का, ठीक है, या आपका लास्ट में जो है उसका कोई अन्य उसमें अध्यपेक्षा प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ें आ जा रही। इसके अलावा भी सीआरपीसी में कई प्रोविजंस है जहाँ पर अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। जैसे कि आप सेक्शन 42 ही देखते हैं। सेक्शन 42 आपका बताता है कि अगर वो नाम और निवास बताने से इनकार कर रहा है, ठीक है, 42 आप देख लीजिए, आगे दिया हुआ है कि अगर नाम और निवास बताने से इनकार कर रहा है तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्शन 151 में भी आप प्रिवेंटिव एक्शंस में देख सकते हैं कि वहाँ पर भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा और भी सेक्शंस हैं आपके, जैसे कि 123 क्लॉज 6 एक है, ठीक है, 123 सब क्लॉज 6, अगर किसी व्यक्ति की श्योरिटी कैंसिल कर दी गई है, प्रतिभूति रद्द कर दी गई है, वहाँ पर भी उसको अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर 432 क्लॉज 3 एक आपका प्रोविजन है जहाँ पे दंडादेशों का निलंबन, परिहार और लघुकरण कम्यूटेशन किया जा रहा है, वहाँ पर जिन शर्तों पे अगर उसको पनिशमेंट को कम किया गया है उनका वायलेशन करता है, तो वहाँ पर भी उसको अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी कई एक्ट्स में आपको मिल जाते हैं, वहाँ वो यहाँ पे बहुत जाने की जरूरत नहीं। एक और आपका लास्ट में आप जब 60 क्लॉज 1 देखेंगे कि अगर अभिरक्षा से निकल भागा है तो वहाँ पर भी अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस हैं अरेस्ट विदाउट वारंट से रिलेटेड। मेंस वगैरह में अगर आप देते हैं तो लिखने का आता है, आप इन चीज सेक्शंस को और भी अरेस्ट में मेंशन कर सकते हैं। फिर आ जाइए 41A पर कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना है, अगर नोटिस दी जा रही है तो वो हाजिर होगा, ठीक है, अपेक्षित नहीं है, युक्ति परिवाद किया गया है, कॉपरेट करेगा, ठीक है। इस पर कई सारे केस लॉस भी हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी एक केस लॉ था, उसमें था कि अब अगर कॉपरेट कर रहा है अभियुक्त तो उसको अरेस्ट मत करिए। और अभी लीडिंग केस आपका इसमें एसके अंतिल वर्सेस सीबीआई का एक केस है, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर 7 ईयर्स तक का हैं कई सारे ऑफेंसेस जो कि अगर एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन कर रहा है तो वहाँ पे आप उसको अरेस्ट मत करिए, ठीक है। फिर क्लॉज 441A में एक है कि उसमें अनुपालन करने में अगर सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, अपनी पहचान के लिए तैयार नहीं है, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेगा अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। 41B आपका प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट है। तो प्रोसीजर क्या है, जो व्यक्ति अरेस्ट करने जाएगा वो अपना सबसे पहले क्या करेगा, अपना आइडेंटिफिकेशन देगा, ठीक है। उसके बाद एक मेमोरेंडम होगा गिरफ्तारी का, क्लॉज भी बता रहा है उसका, और एक साक्षी द्वारा उसे, एक विटनेस द्वारा अनुप्रमाणित कराया जाएगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा भी उसे काउंटर साइन कराया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और अगर अनुप्रमाणित ना कर दिया गया हो ज्ञापन को तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि वह उसे अधिकार है कि किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसे गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, ठीक है। 41C आ जाइए, जिले में नियंत्रण कक्ष की बात है, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो राज्य सरकार बनाएगी कंट्रोल रूम्स, ठीक है, उसमें उन मुख्यालयों में उनकी प्रकृति और व्यक्तियों का डाटा होगा, रखा जाएगा जो अरेस्ट किए गए हैं। 41D थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछताछ के दौरान जो है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इसको पढ़ते हैं, आर्टिकल 22 जब पढ़ते हैं वहाँ क्लॉज 1 में भी ये प्रोविज़न किया गया है कि अभियुक्त को अधिवक्ता से मिलने का राइट है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लास्ट में देखिएगा लिखा है नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, मिल सकता है लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं। सेक्शन 42 पे आ जाइए, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, कि अगर
कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है और नाम और निवास बताने से इनकार करता है, तो वहाँ पर उसे नाम और निवास अभिनिश्चित करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लॉज 2 इसका देखिएगा कि नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित, ठीक है, श्योरिटीज के साथ या बॉन्ड पर निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन क्या है, अगर वो रेजिडेंट उसका इंडिया का नहीं है, तो जो देखिएगा सेकंड में दिया हुआ है, तो वह बॉन्ड जो है भारत में किसी निवासी श्योरिटी उसके द्वारा जो है प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। भारत के किसी व्यक्ति द्वारा उसका श्योरिटी दिया जाएगा, तब उसको किया जाएगा। और क्लॉज 3, 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है अगर गिरफ्तारी के समय से, तो वह बंद पत्र निष्पादित करने में अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहता है, तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा उसको। 43, 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कि प्राइवेट व्यक्ति कब अरेस्ट कर सकता है किसी को और मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है। तो 43 क्या कह रहा है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति कब कब कर रहा है, मार्क कर लीजिएगा आप, कि उसके प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, साथ में है दोनों चीज़ें, ठीक है, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कि अगर वो उद्घोषित अपराधी है या फिर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करेगा तो क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से री अरेस्ट करेगा जब वो लेके जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो क्लॉज 3 है, क्या कह रहा है कि अगर पाता है कि वह मिथ्या है, अगर जिसे अरेस्ट किया गया था, तो 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, किंतु यदि विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं अपराध किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ठीक। 44 मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है दोस्तों। तो कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अगर प्रेजेंस में 44 में अगर उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस व्यक्ति कर रहा है, कोई अपराध किया जा रहा है, तो वह उसे आदेश दे सकता है कि उसे अरेस्ट किया जाए। 44 क्लॉज 2 आपकी बात करता है कि कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय, अच्छा 44 क्लॉज 1 और 44 क्लॉज 2 में क्या डिफरेंस है, 44 क्लॉज 1 में उसकी प्रेजेंस में जो है ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, और 44 क्लॉज 2 में कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑफेंस करके आ रहा है किसी प्रकार का और उसकी जुरिस्डिक्शन में है, तो वहां पर वो मजिस्ट्रेट जान रहा है तो उसको अरेस्ट करवा सकेगा अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। फिर 45 पे आ जाइए आप, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, सेक्शन 45, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। तो जो 41 से 44 तक आपने पढ़ा, अगर आर्म्ड फोर्सेस के वो कोई सदस्य हैं, उनको अगर गिरफ्तार करना है, उनके द्वारा कोई अपराध हो रहा है, तो केंद्रीय सरकार की कंसेंट लेना अनिवार्य होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अगर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन, किन मामलों में, विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के संबंध में अगर राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई है, तो वहां पर अगर आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्तियों द्वारा कोई ऑफेंस हो रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह किसकी अनुमति लेनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। 46 आ जाइएगा, 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट किया कैसे जाएगा। तो आप देखिएगा उसमें दिया हुआ है शब्द कि एक्चुअली टच एंड कन्फाइन, ठीक है, गिरफ्तार करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या प्रवृत्त करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया, ठीक है। फिर इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री को अगर गिरफ्तार किया जाना है, तो जब तक की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्रेरी, तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस पे कई सारे केस लॉस भी हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉस भी हैं। एक केस है आपका राजकुमारी वर्सेस SHO नोएडा का एक केस है, नोट कर लीजिए आप लोग चाहे, राजकुमारी वर्सेस SHO नोएडा का केस है, राजकुमारी वर्सेस SHO नोएडा। और एक केस और है इस पे आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी
वेलफेयर काउंसिल। ये जो केस लॉज है इसमें कहा गया है, जो आपका दिया हुआ है इसमें, कि अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्रेरी, कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि महिला पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रही है और बहुत अपरिहार्य परिस्थितियां हैं, तो वहां पर मेल पुलिस ऑफिसर द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। क्लॉज 2 आपका बात करता है कि अगर गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का कोई व्यक्ति बलात् प्रतिरोध कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है, तो वहां पर सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है, हैंडकफिंग की जा सकती है, सारे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि अननेसेसरी हैंडकफिंग नहीं किया जाएगा। सेक्शन 49 इसकी बात करता है कि अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी आगे है। ठीक है, आप आ जाइए 46 क्लॉज 3 पर। पुलिस की एनकाउंटर करने की पावर दी गई है। किन मामलों में? सभी मामलों में नहीं। ठीक है, आपको लग रहा होगा पुलिस को सभी मामलों में दे दिया गया है एनकाउंटर, सभी मामलों में नहीं कर सकती है। उन मामलों में कर सकती है जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग है, उन्हीं मामलों में कर सकती है, अन्य मामलों में नहीं, अगर व्यक्ति अभियुक्त भाग रहा है तो। क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है आपका, देखिएगा। अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो क्या होगा? वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करेगी, किसको? जेएम फर्स्ट को। ठीक है, और उसकी अनुज्ञा प्राप्त करेगी। ऐसी स्थितियों में उसके बाद भी सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों क्लॉजेस पे ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 47 पे आ जाइए। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसे व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। अगर कोई व्यक्ति सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, तो पुलिस अधिकारी की मांग पर जब ऐसे व्यक्ति का 47 क्लॉज 1 आपका काफ़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मेन क्रक्स उसका यही है कि पुलिस अधिकारी जब डिमांड करेगा तो जो भी उसका भवन का जो स्वामी होगा, जो भी लैंडलॉर्ड होगा उसका, वो उसको जो है सभी सुविधाएं देगा कि आप आइए सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि अगर ज़रूरत है तो वो बल का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक। उसमें एक प्रोविजो भी दिया हुआ है 2 में कि अगर कोई स्त्री ऐसी है जो कि पर्दा नशीन महिला है या फिर उसके कोई कस्टम्स के अनुसार बाहर निकलने से उसे वो है मना किया गया है या कुछ, तो उसको समय दिया जाएगा कि वो उस प्लेस से हट जाए, फिर उसके बाद वो सर्च करेंगे। ठीक है। क्लॉज 3 में अगर वो कहीं बलपूर्वक प्रवेश किया है तो वह उनको खिड़की दरवाजे तोड़ के बाहर निकल भी सकता है। ठीक है। 48 जो है आपका वो है परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, कि पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह अपराधीकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में, मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है वारंट के बिना। 48 में भी है आपका कि अगर वह अपराधीकृत है तो वह किसी भी स्थान में गिरफ्तार किया जा सकता है। 49 अभी ऊपर भी चर्चा किया था आपका। 49 में अनावश्यक अवरोध को रोका गया है। ठीक है, हैंडकफिंग अनावश्यक ना की जाए, इस पे आपके केस लॉज भी हैं आपके। एक केस है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। ठीक है, और एक केस और है आपका प्रेम शंकर वर्सेस स्टेट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनावश्यक अवरोध ना किया जाए। ठीक है। 50 पे आ जाते हैं सेक्शन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिया जाना। जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको इन्फॉर्म्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट ऑफ टू बेल, उसको बताया जाएगा कि जब वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियाँ या ऐसे गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा, बताया जाएगा उसको। ठीक है। 50A पे आ जाइए। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता है। ठीक है, पीछे भी था आपका कि अगर 41B में जब आप उसका वो पढ़ रहे थे तो अगर वहाँ पे सूचना देने की बात की गई थी, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि नामित व्यक्ति को सूचना दी जाएगी। फिर 51 और 52 सर्च और सीजर से रिलेटेड है। सेक्शन 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी है कि कभी पुलिस अधिकारी ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, ऐसे वारंट के अधीन जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, तो कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है। तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है। जमानत देने में
असमर्थ है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि उसके आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारा कुछ वो कर लिया जाएगा, उसको रिसीट दी जाएगी जो भी होगा। क्लॉज 2 कहता है अगर महिला का सर्च है तो शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसका सर्च किया जाएगा। 52 में उसके सीजर की बात है। सीजर में ऊपर देखिए पुलिस अधिकारी ही कर रहा था सर्च में, यहाँ पे सीजर में वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ठीक है, ऑफिसर और अदर पर्सन जो भी है संहिता के अधीन गिरफ्तारी कर रहा है सीज करेगा, और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को पेश किए जाने की संहिता द्वारा अपेक्षित है आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त कर देगा। जो भी उसके पास सर्च के समय कोई आर्म्स या कुछ मिल गया है तो वो अधिकारी को सौंप देगा। 53 आ जाइए, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। 53, ठीक है, कौन कब कराया जाएगा, किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा, आपका पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, उसके द्वारा रिक्वेस्ट करने पर सरकार के अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायी के लिए सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने के लिए अगर आवश्यक है वहाँ पर तो उसका मेडिकल कराया जाएगा। और जब महिला द्वारा उसके शारीरिक परीक्षा की जानी है, क्लॉज 2 कह रहा है, तो महिला द्वारा जो रजिस्ट्रेशन चिकित्सा व्यवसायी है उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। ठीक है, फिर 53 आ जाता है, ये भी मेडिकल है। इसमें क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है रेप एक्यूज्ड का जो है आपका मेडिकल यहाँ पर किया जा रहा है। और रेप विक्टिम का मेडिकल कहाँ पे किया जा रहा है, 164A में आप पढ़ेंगे आगे, रेप विक्टिम का मेडिकल वहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है उससे 16 किलोमीटर की रेंज के अंदर, ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा आप, उसके अंदर किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका मेडिकल कराया जाएगा। और जो मेडिकल करेगा उसमें क्या क्या विशिष्टियाँ दी होंगी, उसमें नेम होगा, एज होगा, मार्क्स ऑफ इंजरी है, पूछा गया क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा, मार्क्स ऑफ इंजरी होगा, डीएनए है, अन्य चीज़ें उसमें दी होंगी, यही सब चीज़ें। और हाँ, क्लॉज 5 इंपॉर्टेंट है, ये जो रिपोर्ट होगी 173, जो कि अभी पुलिस रिपोर्ट लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया हूँ उसमें पीछे भी कि पुलिस रिपोर्ट 173 में जो दी जाएगी उसमें क्लॉज 5 के अंतर्गत क्लॉज उसके सब क्लॉज ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में उसको दिया जाएगा। सेक्शन 54 पे आ जाइए, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर है। ठीक है, वहाँ एक्यूज की हो रही थी 53 में, यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन का हो रहा है। ठीक है, केंद्रीय या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा, या अगर चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो रजिस्ट्रेशन चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी। ठीक है, क्लॉज 3 देख लीजिएगा, रिपोर्ट की एक प्रति जो है चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दे दी जाएगी। ठीक है, जो भी उसका होगा उसका वो दे दिया जाएगा। एक इस पे केस लॉ भी है, शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, इस पे इम्पोर्टेंट। इसमें अगर एक्यूज्ड को नहीं पता है तो उसके मेडिकल कराने के राइट्स के बारे में उसको जानकारी दी जाएगी, गाइडलाइंस दी गई है शीला बारसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। 54A पे आ जाइए, जोड़ा गया है अमेंडमेंट से आपका जो है ये, ठीक है, 2005 में जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन परेड कह सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इसका प्रोविज़न किया गया है, आपको याद होगा, सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बात की गई है। इसमें एक प्रोविजो से 2013 में जोड़ा गया है, अगर ऐसे व्यक्ति का होना है आइडेंटिफिकेशन जो कि फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है तो उसका आइडेंटिफिकेशन जेएम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा। ठीक, सेक्शन 55 पे आ जाइए जो है, ठीक है, सेक्शन 55 पे आप आ जाएं कि जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो वहाँ पर उसके द्वारा जिसको डिप्यूट कर देगा उसके द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, जनरल है, कुछ बहुत नहीं है। 55A में इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये जोड़ा गया है अमेंडमेंट से आपके, वही 31/12/9 पे आया, जो व्यक्ति उसको अरेस्ट कर रहा है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान भी वही व्यक्ति रखेगा, उसका कर्तव्य होगा जिसने उससे अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति द्वारा यह उसका कर्तव्य होगा जो कस्टडी में रखे। 56 में आ जाइए, सेक्शन 56 जो बात कर रहा है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज।
ठीक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। तो अविलंब, बिना किसी विलंब किए हुए उसको पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। जो कि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाएंगे। 57 भी उसी की बात कर रहा है कि 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अगर 167 का आदेश का है, 167 पुलिस रिमांड की बात करता है, आगे डील करेंगे हम उसको, ठीक है। वहाँ पे अगर ज़रूरत होता है इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस रिमांड दिया जाता है, लेकिन वैसे नियम यही है कि आप जो भी गिरफ्तारी का ले जाने में जो समय उसके अतिरिक्त 24 आवर में आप उसको प्रेजेंट करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में प्रोविज़न किया गया है, पढ़े होंगे आप लोग। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रोविज़न किया गया है कि 24 आवर्स में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। सेक्शन 58 पे आ जाइए दोस्तों। पुलिस का गिरफ्तारियों का रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करेंगे? डीएम को या एसडीएम को, ठीक है। थाने की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। उनको रिपोर्ट किया जाएगा कि ये व्यक्तियों का है, जमानत ली गई हो या नहीं। और पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका डिस्चार्ज किन किन तरीकों से हो सकता है, तो उसके बॉन्ड पर या उसके बेल पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से, ठीक है। 60 इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति निकल भागा है तो उसको पकड़ने की शक्ति क्या है? पूरे भारत में किसी भी स्थान में उसको पकड़ सकता है। अभी पीछे आप 48 में भी यही पढ़े थे कि पूरे भारत में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और जब अरेस्ट किया जाएगा तो क्लॉज 2 यही बता रहा है कि 47 के जो प्रोविजंस हैं उनका कॉम्प्लायंस किया जाएगा। वही कि सर्च में अगर मान लीजिए ऐसी जगह प्रविष्ट हुआ है, 47 यही बता रहा था कि वहाँ पे कोई पुलिस अधिकारी जा सकता है, हेल्प करेगा, पर्दानशील महिला को समय दिया जाएगा और उसको वहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। 60A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट इसका सेक्शन है। ये भी 2009 में आया, 31/12/9 पे लागू हुआ था कि अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी कोड, ठीक है। जो अरेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू दी कोड होगी, इस कोड के अनुसार होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कि इस कोड के फर्दरेंस में ही जो चीज़ें दी गई हैं या किसी अन्य लॉ में जो चीज़ें दी गई उसके अनुसार होगी, अन्यथा नहीं। इसका जो 31/12/9 और 2008 का जो अमेंडमेंट है, आप देखते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा और कई सारी चीज़ें, उसको जमानत के आधार देना, उसको नामित व्यक्ति को सूचना देना, ये सारे के सारे आपके DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस था, ठीक है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, ठीक है। उन गाइडलाइंस के पालन में जो है ये अमेंडमेंट आया, काफ़ी बाद में आया, लेकिन आया जो है। कई सारे केस लॉस ऐसे आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कि आ जाती है गाइडलाइन। जैसे विशाखा का केस आप लोग पढ़े होंगे जो है, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो वर्क प्लेस पर जो है महिलाओं के जो है एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दिए थे, उसमें गाइडलाइंस दी थी, जिनके अनुसार ही काफ़ी समय तक जो है लॉ चल रहा था। फिर बाद में अभी आपके 2012-15 में इनेक्ट हुआ है, तब उसको उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, सेम जो विशाखा में दी गई थी। एक NGO था, उसके लिए लाया था। तो इसमें भी DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का कई सारे जो आप प्रोविजंस देख रहे हैं गाइडलाइंस के अनुसार ही जोड़े गए हैं। तो ये दोस्तों समाप्त होता है आपका 60A तक, चैप्टर 5 आपका क्लोज हो गया। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ ये समाप्त करते हैं अभी आज का क्लास हम यहीं पर। और आप सभी से निवेदन है हमारा कि आप हमारे चैनल को, अगर हमारा लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।